हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा गया है श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में इस इम्पॉर्टेंट फिगर की मदद से आप सभी लोग को बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में बताने और समझाने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ आज का हम ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं इस इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा विद्युत सेल होता है, उस विद्युत सेल के यहाँ पर क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम विद्युत सेल के बारे में अच्छी तरह समझ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस परिपथ के अंदर में हम किस प्रकार से n नंबर ऑफ सेल का संयोजन करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में समझने वाले हैं जो आपका विद्युत सेल से संबंधित होने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइड में इस तरीके से एक लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर हम विद्युत सेल का प्रतीक रूप देखना चाहते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म, तो वो आप सभी लोग का यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं हर एक सेल के अंदर में एक छोटा सा प्रतिरोध होता है, जिस प्रतिरोध को यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस केस में आप जानते हैं ये जो बड़ी वाली प्लेट होती है इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और छोटी वाली प्लेट को यहाँ पर हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो इस केस में आप सभी लोग जानते हैं कि इन दोनों प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होता है, उस विभवांतर को यहाँ पर हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। जिस विद्युत वाहक बल को यहाँ पर हम कैपिटल ई से कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं हर एक सेल के अंदर में क्या होता है, एक छोटा सा प्रतिरोध होता है, जिस प्रतिरोध को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका क्या होता है, विद्युत सेल का एक कंप्लीट फिगर होता है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस संयोजन के अंदर में इसी प्रकार से n नंबर ऑफ सेल लेने वाले हैं और सभी सेल को हम क्या करने वाले हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं इस फिगर के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा फिगर होता है इसे हम श्रेणी क्रम संयोजन का फिगर कहते हैं। और इस केस में यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इन सभी सेलों के बारे में। तो ये आपकी क्या होती है, पहली सेल होती है, जिस सेल का यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल होता है उसे हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। और इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है जिसे हम स्मॉल आर से पेन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरी सेल के बारे में। तो ये आपकी यहाँ पर दूसरी सेल होती है जिसका विद्युत वाहक बल यहाँ पर कैपिटल ई है, आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर स्मॉल आर है। ठीक इसी प्रकार से ये आपकी यहाँ पर तीसरी सेल होती है जिसका विद्युत वाहक बल यहाँ पर आपका कैपिटल ई होता है, आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर स्मॉल आर होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होते हैं, n नंबर ऑफ सेल होते हैं। तो यहाँ पर हमने साइड में डैश डैश करके लिख रखा है, ये आपका क्या होता है, n नंबर ऑफ सेल आपस में यहाँ पर कनेक्टेड होता है। तो n नंबर ऑफ सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो कैपिटल ई होता है, आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर स्मॉल आर होता है। तो यहाँ पर आप इस फिगर के अंदर में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो आप सभी लोग का विद्युत वाहक बल है, सभी विद्युत वाहक बल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। पहली सेल का विद्युत वाहक बल यहाँ पर कैपिटल ई होता है, दूसरे का भी यहाँ पर कैपिटल ई होता है, तीसरे का भी कैपिटल ई होता है, और n नंबर ऑफ सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो कैपिटल ई होता है। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल है वो आपस में कैसा यहाँ पर बराबर है। तो उस केस में आप कह सकते हैं सभी सेलों का यहाँ पर जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होता है वो भी आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इन सभी n नंबर ऑफ सेल को हम किस प्रकार से श्रेणी क्रम में यहाँ पर संयोजित करते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं जब हम किसी भी सेल को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो उस केस में सेल के अंदर में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। इन्हीं से हम क्या करने वाले हैं, आपस में एक दूसरे सेल को जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले पहली सेल के बारे में और दूसरी सेल के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपकी पहली सेल होती है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से होता है। और ये आपकी क्या होती है, दूसरी सेल होती है जिसका पॉजिटिव इधर होता है, नेगेटिव इधर होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो पहली सेल है और जो दूसरी सेल है वो आपस में क्या होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव से कनेक्टेड होती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, जो दूसरी सेल होती है और तीसरी सेल होती है वो दूसरी सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है और तीसरी सेल का
जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और इसी प्रकार से ये सेल क्या होता है n नंबर ऑफ संयोजन तक यहाँ पर चलता रहता है। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, जहां पर आप सभी लोग कहते हैं कि जो पहली वाली सेल होती है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल होता है दूसरी वाली सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होता है और इस प्रकार का संयोजन क्या होता है इस परिपथ के अंदर में चलता रहता है। तो इस प्रकार के संयोजन को यहाँ पर हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोग श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस फिगर के अंदर में विद्युत धारा किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम सभी सेलों को आपस में इस तरीके से श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो इससे जो बहने वाली धारा होती है उस धारा को यहाँ पर हम कैपिटल I से दिखाते हैं और इसके बाएं परिपथ में आप सभी लोग का एक प्रतिरोध लगा होता है जिस प्रतिरोध को यहाँ पर हम कैपिटल R से प्रिंट करते हैं। तो इस केस में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इस परिपथ के अंदर में जो प्रवाहित यहाँ पर कैपिटल I का मान होता है उस कैपिटल I का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ नोट पॉइंट आपको समझाने वाले हैं जो इस फिगर से संबंधित होने वाले हैं। उसके बाद आपको जानकारी देने वाले हैं कि परिपथ में कैपिटल I का मान आप सभी लोग किस प्रकार से ज्ञात करने वाले हैं। आप सभी लोग को बड़े ही सिंपल और आसान तरीके से समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक सेल का विद्युत वाहक बल यहाँ पर कितना होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग बड़े ही सिंपल तरीके से जानते हैं एक सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो कैपिटल E होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसी को लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो आप सभी लोग का यहाँ पर कैपिटल E होता है। तो इसी प्रकार से अगर आप सभी लोग को इन सभी n सेलों का विद्युत वाहक बल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आप सभी लोग को एक व्यवहारिक ज्ञान देने वाले हैं। उस व्यवहारिक ज्ञान की मदद से आपको समझाने वाले हैं कि n नंबर ऑफ सेलों का आप सभी लोग विद्युत वाहक बल किस प्रकार से ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक व्यवहारिक ज्ञान के एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे, अगर हम यहाँ पर ये मान लें कि एक पेन का जो दाम होता है वो 10 रुपये होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक पेन का यहाँ पर जो दाम होता है वो 10 रुपये होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पर निकालना हो 5 पेन का दाम तो कैसे निकालेंगे। तो उस केस में आप सभी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो पेनों की संख्या होती है तो पेनों की संख्या यहाँ पर 5 होती है और एक पेन का जो दाम होता है 10 रुपये होता है। अगर आप इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर 5 पेन का मूल्य आपको मिल जाता है जो यहाँ पर आपको प्राप्त होता है 50 रुपये। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर एक सेल का विद्युत वाहक बल यहाँ पर क्या है कैपिटल E है तो n सेलों का अगर आप विद्युत वाहक बल निकालना चाहेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, n सेल से एक विद्युत वाहक बल का आपस में गुणा कर देंगे तो टोटल विद्युत वाहक बल का मान आप सभी लोग यहाँ पर मिल जाएगा, जिसको यहाँ पर हम क्या करते हैं ई नेट से या आप कह सकते हैं ई इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम ई नेट की बात करने वाले हैं कि ई नेट का मान आप कैसे निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई नेट इक्वल टू, ई नेट का मतलब हो गया कुल विद्युत वाहक बल का मान, जिसको आप सभी लोग ई नेट कहते हैं या आप किसी किसी किताब में देखते हैं लिखा होता है आपका ई इक्विवेलेंट, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं ई तुल्य कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं n का गुणा एक विद्युत वाहक बल से आपस में गुणा कर देंगे। तो एक विद्युत वाहक बल यहाँ पर क्या होता है हमारा कैपिटल E होता है। तो इस केस में यहाँ पे लिखते हैं n इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा कैपिटल E। n यहाँ पर क्या होता है सेलों की संख्या क्या होता है और E यहाँ पर क्या होता है विद्युत वाहक बल होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं ई नेट का मान बड़े ही आसान तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालेंगे कि आर नेट का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे आर नेट का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम नई लाइन्स लिखेंगे आर नेट इक्वल टू, जिसको आप सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आर तुल्य। और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे एन का गुणा स्मॉल आर के साथ कर देंगे। तो एन यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल प्रतिरोधों की संख्या हो जाएगी। आर क्या होता है एक आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं बात करते हैं कि भैया इस परिपथ में जो प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल आई होती है इसका मान हम किस तरीके से ज्ञात करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इन सभी चीज़ों को आप सभी लोग अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से कहीं पर साइड में नोट कर लीजिएगा, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में कंसेप्ट बना रहे और अगर ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप सभी लोग अच्छी तरह से इसका डेरिवेशन कर सकें। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं एक सेल का विद्युत वाहक बल। तो यहाँ से लिखेंगे एक सेल का
विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर हम विद्युत वाहक बल को शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, शॉर्टकट में। तो यहाँ पर आप जानते हैं एक सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो कैपिटल ई होता है। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं एन सेलों का विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो उस केस में हम नई लाइन्स लिखने वाले हैं एन सेलों का विद्युत वाहक बल। तो यहाँ से हम लिखते हैं एन सेलों का विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे n का गुणा एक विद्युत वाहक बल से यहाँ पर कर देंगे। तो इस केस में आपको मिल जाएगा n इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा कैपिटल E। और यहाँ पर आप जानते हैं n इंटू कैपिटल E क्या होता है, E नेट के बराबर होता है, E इक्विवेलेंट भी कहते हैं। तो इस केस में यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को हम नई लाइन्स लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल विद्युत वाहक बल, जिसको यहाँ पर हम क्या करते हैं ई नेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ई नेट इक्वल टू को फॉर्मूला हो जाएगा एन इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा कैपिटल ई। इसको हम इस तरीके से बॉक्स में करके यहाँ पर क्या करते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं एन क्या होता है, सेलों की संख्या होती है, और ई क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे आर नेट का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम नई लाइन्स लिखेंगे इसी प्रकार से आंतरिक प्रतिरोध आर नेट का मान। तो यहाँ से हम नई लाइन्स लिखेंगे आर नेट इक्वल टू, आप यहाँ पर निकाल चुके हैं क्या होता है एन इंटू स्मॉल आर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर नेट जो आपका होता है वो यहाँ पर बराबर होता है एन इंटू स्मॉल आर के। और इसको हम इस प्रकार से क्या करेंगे बॉक्स में बंद कर लेंगे और इसको यहाँ पर हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। यहाँ पर आप जानते हैं स्मॉल एन क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा लगा हुआ प्रतिरोध होता है उन प्रतिरोधों की संख्या को निरूपित करता है। और स्मॉल आर आपका यहाँ पर क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है। तो जब हम यहाँ पर क्या करते हैं एन से स्मॉल आर का गुणा कर देंगे तो आप सभी लोग को आर नेट का यहाँ पर मान मिल जाएगा, जिसको यहाँ पर हम क्या करते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इस केस में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कैपिटल विद्युत धारा I का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे उसके लिए आप सभी लोगों ने एक फॉर्मूला अच्छी तरह से अध्ययन किया है, जो आप सभी लोग इस टॉपिक के जस्ट प्रीवियस टॉपिक में अच्छी तरह से अध्ययन किए हैं। उस केस में आप सभी जानते हैं विद्युत धारा का जो मान होता है वो आप सभी लोग का यहाँ पर होता है I इक्वल टू कैपिटल E बटे यहाँ पर आपका चलता है कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कैपिटल आर आपका क्या होता है बाह्य परिपथ में लगा प्रतिरोध होता है, स्मॉल आर क्या होता है जो सेल के अंदर का प्रतिरोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो इन दोनों का जो यहाँ पर क्या होता है योग होता है, इसी को हम क्या कहते हैं कुल प्रतिरोध कहते हैं। और यहाँ पर E क्या होता है कुल विद्युत वाहक बल होता है। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो यहाँ पर क्या होता है I के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने आंतरिक प्रतिरोध R का मान निकाल लिया, जिसको यहाँ पर हम क्या करते हैं आर नेट से दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सभी लोगों ने कैपिटल R का मान नहीं निकाला है, मीन्स यहाँ पर आप सभी लोगों ने इस पूरे परिपथ के अंदर में जो टोटल प्रतिरोध होता है उसका मान नहीं ज्ञात किया है। तो उसका मान यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नई लाइन लिखने वाले हैं परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान। तो यहाँ से हम नई लाइन लिखेंगे परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान, जिसको यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं आर नेट से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध होता है उसका योग करते हैं, प्लस में जो हमारा बाह्य प्रतिरोध होता है इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो टोटल आर नेट का यहाँ पर मान मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाह्य प्रतिरोध का मान। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैपिटल आर प्लस यहाँ पर हम क्या करते हैं इन सभी सेलों के अंदर में जो टोटल आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है, जिसको यहाँ पर हम क्या करते हैं आर नेट से दिखाते हैं N इंटू आर जो होता है, इसको हम इस तरीके से क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे। और यहाँ पर आप सभी लोग क्या करते हैं परिपथ में जो टोटल प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध का मान यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। और यहाँ पर आप साइड में मेंशन कर सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर आर नेट होता है, जिसको यहाँ पर हम इस तरह लिखते हैं आर नेट इक्वल टू
आपका फॉर्मूला होता है n इंटू स्मॉल आर होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, आर नेट की जगह पर n इंटू स्मॉल आर रखा है, और जो आपका बाएं प्रतिरोध होता है कैपिटल आर, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो परिपथ में टोटल प्रतिरोध का मान मिल जाता है, जिसको यहाँ पर हम कैपिटल आर नेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल आई का मान यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर नई लाइन लिखने वाले हैं, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल आई का मान। तो उस केस में हम इस फॉर्मूले को लिख लेंगे। तो यहाँ से हम लिखते हैं आई इक्वल टू का फॉर्मूला होता है कुल विद्युत वाहक बल, जिसको हम यहाँ पर कैपिटल ए से दिखाते हैं, और बटे में आपका चलता है कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को एक नए फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पता है विद्युत धारा का मान हमने क्या लिया है, कैपिटल आई। तो इस स्मॉल आई की जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से कैपिटल आई लिख देंगे, और इस पूरे स्टेटमेंट को यहाँ पर हम क्या करने वाले, लैंग्वेज में चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं ई क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल का मान होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल विद्युत वाहक बल, जिसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, ई नेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे ई नेट बटे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध। तो यहाँ से हम लिखेंगे कुल प्रतिरोध, जिसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपिटल आर नेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी लोग का एक नए फॉर्म में चेंज होता है, और इस फॉर्मूले को हमेशा के लिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला आगे आने वाले डेरिवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपका कुल विद्युत वाहक बल होता है, जिसको हम ई नेट से दिखाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई जो आपका होता है बराबर होता है यहाँ पर ई नेट के, और यहाँ पर जो आपका कुल प्रतिरोध होता है वो बराबर होता है यहाँ पर आर नेट के। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ई नेट और आर नेट का मान यहाँ पर हम रखने वाले हैं। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, ई नेट का मान रख देंगे, और इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 से हम क्या करेंगे, आर नेट का मान यहाँ पर रख देंगे। तो इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कैपिटल आई का मान आप सभी लोग को आसान तरीके से यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद्युत धारा कैपिटल आई इक्वल टू ई नेट का मान यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 से रखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाता है n इंटू यहाँ पर कैपिटल ई बटे यहाँ से हम क्या करेंगे, आर नेट का मान रखेंगे। तो समीकरण नंबर 3 से रखेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा आर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा एन आर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कैपिटल आई का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है। इसके बारे में यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं, और आप सभी लोग को हर एक पॉइंट, हर एक कंसेप्ट यहाँ पर अच्छे से क्लियर होता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट या किसी भी स्टेप में कोई समस्या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस फॉर्मूले के 2 इंपॉर्टेंट और स्पेशल कंडीशन के बारे में, जो आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यहीं से आप सभी लोग का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है। तो उन दोनों केसेस को यहाँ पर हम अच्छी तरह समझाने वाले हैं। एक बार आप सभी लोग इस पूरे को नोट कर लीजिए, या आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा, आप सभी लोगों ने इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस फॉर्मूले के स्पेशल कंडीशन के बारे में, जहाँ से आप सभी लोग का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन सभी को यहाँ पर इरेज कर देते हैं, और जगह करने के बाद आपको बताते हैं कि यहाँ से आपकी 2 कंडीशन किस प्रकार से जनरेट होने वाली है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सभी को इरेज करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं इसके स्पेशल कंडीशन के बारे में।
तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं इस फार्मूले के दो स्पेशल और इम्पॉर्टेंट कंडीशन के बारे में, जहां पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इस फार्मूले के फर्स्ट और स्पेशल कंडीशन के बारे में। और ये जो स्पेशल कंडीशन होने वाला है आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आप सभी लोग का जो क्वेश्चन होता है वो MCQ में, या आप यहाँ पर कह सकते हैं शार्ट में, आप सभी लोग का क्वेश्चन तैयार होता है और यहाँ से आप सभी लोग का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो इन दोनों स्पेशल केस के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम टॉप पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं विद्युत धारा कैपिटल I इक्वल टू का फॉर्मूला चल रहा है N इंटू यहाँ पर कैपिटल E डिवाइड में यहाँ पर आपका चल रहा है R प्लस यहाँ पर N इंटू स्मॉल r। इस फॉर्मूले के माध्यम से यहाँ पर हम दो स्पेशल कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आप सभी लोग का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कंडीशन होता है, उस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, बाएं परिपथ में लगा जो आपका कैपिटल R होता है, इस R का मान हम अधिक मान लेते हैं और इस केस में जो आंतरिक प्रतिरोध होता है जिसको यहाँ पर हम N इंटू R से दिखाते हैं, इसका मान हम कम मान लेते हैं। तो उस केस में हम बात करते हैं इस परिपथ में प्रवाहित जो विद्युत धारा I होती है जिसको हम कैपिटल I दिखाते हैं, इसके मान पर क्या इफेक्ट होगा, उस इफेक्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही आप सभी लोग को यहाँ पर भी बताने वाले हैं कि उस स्थिति में हम इन सभी सेलों को हम किस क्रम में संयोजित करते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं और यहीं से आपका क्वेश्चन भी तैयार होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं कि जो हमारा कैपिटल R होता है, इस कैपिटल R का मान काफ़ी अधिक होता है आंतरिक प्रतिरोध के रेस्पेक्ट में। तो इस केस में यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ये लगभग क्या होता है, नगण्य हो जाता है, जिसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, N इंटू R की जगह पर 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम I का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इस ऊपर वाले फॉर्मूले को नोट करने वाले हैं और यहाँ पर N इंटू R की जगह पर 0 पुट कर देंगे। तो उस केस में हम देखने वाले हैं I का मान आप सभी लोग को क्या मिलने वाला है। तो यहाँ से लिखेंगे R प्लस क्या हो जाएगा, N इंटू R की जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। और इस केस में जब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग को विद्युत धारा कैपिटल I का मान मिलता है N इंटू यहाँ पर आपका होता है कैपिटल E डिवाइड में यहाँ पर आपका चल रहा है कैपिटल R। और यहाँ पर आप जानते हैं E डिवाइड बाई यहाँ पर जो R होता है वो एक सेल द्वारा प्राप्त धारा का मान होता है। अब ये चीज़ आप कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर हम उस कंसेप्ट को साइड में आपको अच्छे समझाते हैं। तो आप सभी लोगों ने अभी जस्ट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में अध्ययन किया है, जहाँ पर आप जानते हैं कि जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I होती है, इस I का जो मान होता है यहाँ पर विद्युत वाहक बल बटे यहाँ पर क्या होता है कैपिटल R प्लस क्या होता है स्मॉल r के बराबर होता है। तो इस केस में यहाँ पर हम क्या करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r को 0 मान चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं N इंटू R, ये जो आपका होता है इसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले में स्मॉल r का मान 0 पुट करेंगे। तो उस केस में आप सभी लोग को प्रवाहित विद्युत धारा I का जो मान मिलता है वो यहाँ पर आपको प्राप्त होता है E डिवाइड बाई यहाँ पर क्या होता है कैपिटल R होता है। और E डिवाइड बाई जो कैपिटल R बराबर होता है स्मॉल I के, इसी स्मॉल I को हम क्या कहते हैं, एक सेल द्वारा प्राप्त विद्युत धारा का मान कहते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नई लाइन से लिखने वाले हैं कि जो हमारी प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल I का मान होता है वो बराबर होता है N इंटू यहाँ पर आप कह सकते हैं विद्युत धारा जो हमारी स्मॉल I होती है इसके बराबर होता है, या करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस चीज़ को लैंग्वेज में स्टेटमेंट के फॉर्म में, जैसा कि आप किताब में यहाँ पर देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि N और यहाँ पर क्या होता है E बाई R जो होता है वो एक सेल द्वारा प्राप्त धारा का मान होता है, जिसको हम ब्रैकेट में कुछ इस तरह लिखते हैं, एक सेल द्वारा प्राप्त धारा। तो यहाँ पर आप सभी लोग इस इंपॉर्टेंट कंडीशन के माध्यम से अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं कि यहाँ पर जो हमारी प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है जिसको हम कैपिटल I से दिखाते हैं, ये जो हमारा कैपिटल I होता है बराबर होता है जब हम विद्युत धारा I का क्या करते हैं, एक सेल द्वारा जो प्राप्त विद्युत धारा होती है जिसको हम स्मॉल I से दिखाते हैं, अगर हम इस स्मॉल I का N गुना करते हैं तो कैपिटल I के बराबर होता है। तो इस केस में आप सभी लोग कह सकते हैं कि इस परिपथ में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कैपिटल I होती है, इस I का मान अधिक होता है। जब I का मान अधिक होता है तो उस केस में आप सभी लोग इन सभी सेलों को क्या करते हैं, आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग पहले कंडीशन में अच्छी तरह से अध्ययन किए हैं कि अगर कैपिटल R का मान अधिक होगा तो उस केस में इस परिपथ के अंदर में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कैपिटल I होती है इसका मान भी यहाँ पर क्या होता है, अधिक होता है। और जब यहाँ पर कैपिटल R और I का मान क्या होता है, अधिक होता है, तब उस केस में हम क्या करते हैं, इन सभी सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित
संयोजित करते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम लैंग्वेज में स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने वाले हैं, जो आप सभी लोग यहाँ पर नोट पॉइंट नंबर फर्स्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नोट पॉइंट नंबर फर्स्ट को लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं नोट पॉइंट नंबर यहाँ पर फर्स्ट होता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बाएं प्रतिरोध कैपिटल आर के बारे में। तो यहाँ से लिखते हैं कैपिटल आर प्रतिरोध का मान स्मॉल आर की तुलना में अधिक हो तो उस स्थिति में प्रवाहित धारा कैपिटल आई का मान अधिक होता है तथा उस स्थिति में सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम में करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग इसके सबसे पहले और स्पेशल कंडीशन के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। और ये जो आपका नोट पॉइंट नंबर फर्स्ट होता है आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसके दूसरे स्पेशल कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसी फर्स्ट कंडीशन का यहाँ पर अपोजिट करने वाले हैं, उल्टा करने वाले हैं। और उस केस में देखने वाले हैं आई पर क्या इफेक्ट होने वाला है और उस केस में हम इन सभी सेलों को किस क्रम में संयोजित करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इसके दूसरे स्पेशल कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2। और इस केस में हम क्या करने वाले हैं, इसी का जस्ट यहाँ पर हम उल्टा मान लेते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध n इंटू आर का मान अधिक मान लेते हैं। और उस केस में यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल आर का मान जो होता है वो छोटा हो जाता है। तो उस स्थिति में आप कह सकते हैं कैपिटल आर का जो यहाँ पर मान होगा लगभग 0 के बराबर होता है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इस कैपिटल आर का मान यहाँ पर इस फॉर्मूले पे उठा के रखेंगे। तो इस केस में आप सभी लोग धारा का मान यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो आई इक्वल टू यहाँ से आपका फॉर्मूला चल रहा है n इंटू यहाँ पर कैपिटल ई डिवाइड में यहाँ पर आपका चल रहा है r। तो इस r की जब हम 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस क्या हो जाएगा n इंटू आर हो जाएगा। इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है i इक्वल टू n इंटू कैपिटल ई डिवाइड में यहाँ पर आपका चल रहा है n इंटू स्मॉल आर। n से n यहाँ पर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको धारा का मान मिल जाता है i इक्वल टू कैपिटल ई बाई यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल आर होता है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कैपिटल ई बाई जो स्मॉल आर होता है ये क्या होता है, एक सेल द्वारा प्राप्त धारा का मान होता है। तो इसके बारे में आप कैसे समझेंगे, तो सेम हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसी कंडीशन का यूज़ करने वाले हैं। इस केस में हम क्या करने वाले हैं, कैपिटल आर का मान 0 रख देंगे तो आप सभी लोग को ये फॉर्मूला यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं i इक्वल टू आपका हो जाएगा कैपिटल ई डिवाइड बाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कैपिटल आर का मान 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस क्या हो जाएगा स्मॉल आर। यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल जाता है कि जो विद्युत धारा I होती है वो बराबर होती है कैपिटल ई डिवाइड बाई यहाँ पर क्या होता है स्मॉल आर। तो इस प्रकार से आप सभी लोग कह पाते हैं कि ई बाई जो स्मॉल आर होता है, एक सेल द्वारा जो प्राप्त विद्युत धारा होती है उसको हम क्या करते हैं स्मॉल आई से दिखाते हैं, इसके बराबर यहाँ पर होती है। तो अब हम इस चीज़ को यहाँ पर लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जब विद्युत धारा कैपिटल आई होती है वो स्मॉल आई के बराबर हो जाती है, जिसको आप इस तरीके से आप लिखते हैं। और यह करके यहाँ पर हम इसको लैंग्वेज में लिखने वाले हैं कि जो कैपिटल आई होती है विद्युत धारा आई वो हमारी क्या होती है, एक सेल द्वारा, यहाँ से हम लिखेंगे एक सेल द्वारा प्राप्त धारा की क्या होती है, बराबर होती है, जिसको यहाँ पर हम इस तरह लिखते हैं और इसको हम इस तरीके से यहाँ पर बॉक्स में क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो हमारी प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कैपिटल आई होती है, इस आई का मान क्या होता है,
एक सेल द्वारा जो प्रवाहित विद्युत धारा होती है उसके बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप कह पाते हैं कि इस स्थिति में अगर हम सेलों का संयोजन यहाँ पे श्रेणी क्रम में करते हैं तो इस संयोजन में आपको कोई फायदा नहीं होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इन सभी सेलों को उठा करके समांतर क्रम में कर देते हैं, क्योंकि इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि जो कैपिटल आई का मान होता है वो कम हो जाता है, मीन्स एक सेल द्वारा प्रवाहित धारा की क्या होती है, बराबर हो जाती है। तो उस स्थिति में इन सभी सेलों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो यही चीज हम क्या करने वाले हैं, इसके नोट पॉइंट में करके लिखने वाले हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं नोट पॉइंट नंबर सेकंड के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस नोट पॉइंट को इस तरीके से यहाँ पर हम लाइन खींच के और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं नोट पॉइंट नंबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे नोट पॉइंट नंबर, यहाँ से आपका हो जाएगा 2, और इस नोट पॉइंट में लिखने वाले हैं कि जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध N × R होता है, अगर इसका मान अधिक होता है तो उस केस में इस परिपथ के अंदर जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है कैपिटल आई, ये क्या होती है, एक सेल द्वारा प्राप्त धारा स्मॉल आई के बराबर होती है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इन सभी सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो यहाँ से लिखेंगे आंतरिक प्रतिरोध, जिसको यहाँ पर हम N × स्मॉल r से दिखा रहे हैं, तो इस तरह से ब्रेकर लिख देंगे, का मान कैपिटल R की तुलना में, कैपिटल R की तुलना में अधिक हो तो उस स्थिति में सेलों का संयोजन समांतर क्रम में करते हैं तथा प्रवाहित धारा कैपिटल आई एक सेल द्वारा प्रवाहित धारा स्मॉल आई के बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग इस टॉपिक के 2 स्पेशल और इम्पॉर्टेंट कंडीशन के बारे में अध्ययन करते हैं, जहां पर आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। यहां से आप सभी लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन, शार्ट क्वेश्चन यहीं से तैयार होता है, और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इनका डेरिवेशन पूछा जाता है। तो आप सभी लोग को हर एक पॉइंट, हर एक कंसेप्ट अच्छी तरह से ध्यान रखना है, और इन सभी के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से नोट कर लेना है, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आपको किसी भी पॉइंट या किसी भी टॉपिक में कोई समस्या या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ में। तो अगले टॉपिक में यहाँ पर हम अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन के बारे में, जहाँ पर आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से समझाने और बताने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ आज का हम ये टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नए वीडियो लेक्चर के साथ में।